जय हिंद बच्चों, मैं लता गोस्वामी आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हम सभी ने राष्ट्रीय आय का अर्थ, राष्ट्रीय आय की कुछ विशेषताएं और साथ ही साथ में यह राष्ट्रीय आय पूरी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से सर्कुलेट होती है, किस प्रकार से आय का प्रवाह होता है, इन सारी चीज़ों को देखा। आज की कक्षा में हम यह जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना क्यों होती है और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं वापस एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। सबसे पहली चीज़, जब कोई एक व्यक्ति अपनी इनकम को कंप्यूट करना चाहता है या ये जानना चाहता है कि उसकी इनकम क्या है, तो उसके पास उसके जितने भी आय के स्रोत होते हैं, जितने भी आय के साधन होते हैं, सभी साधनों से प्राप्त आय का वह योग लगा लेता है और पता कर लेता है कि उसकी आय क्या है। इसे हम एक व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति आय या फिर एक परिवार की आय कहेंगे। जिस प्रकार एक परिवार की आय का आकलन होता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र यानी किसी अर्थव्यवस्था, किसी देश की भी आय का आकलन या उसका भी कंप्यूटेशन होता है। तो जब हम किसी राष्ट्र की समस्त आय की बात करते हैं तो इसे हम राष्ट्रीय आय और इंग्लिश में नेशनल इनकम कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है या राष्ट्रीय आय को हम किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय को निर्धारित करने की कई प्रकार की विधियां हैं, कई सारी विधियां हैं। इन विधियों में 3 विधियां महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली विधि आय विधि, दूसरी व्यय विधि और तीसरी जिसे हम कहते हैं उत्पादन विधि, प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। तो 3 विधियों से हम आय की गणना करते हैं। इनको हम विस्तृत ढंग से समझेंगे। फिलहाल अगर हम यहाँ देखें कि हम किसी भी देश में वहाँ की राष्ट्रीय आय की गणना क्यों करते हैं, तो इसके संदर्भ में हमारा उत्तर यह होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना कुछ महत्वपूर्ण नियमों के अंतर्गत या कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत की जानी आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति को या उसकी आर्थिक जो क्षमता है उसको जानना या किसी भी राष्ट्र की जो आर्थिक प्रगति है उसको जानना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आय को हम प्रतिवर्ष ज्ञात करते हैं और जब हम कुछ वर्षों की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं या कुछ वर्षों की राष्ट्रीय आय का आकलन कर लेते हैं तो इसके आधार पर हम किसी देश की प्रगति को ज्ञात कर पाते हैं और इसमें प्रत्येक वर्ष की तुलनात्मक अध्ययन करके पिछले वर्ष का इस वर्ष से तुलना करके हम यह ज्ञात कर पाते हैं कि किसी देश ने कितनी आर्थिक उन्नति की है, उस देश ने कितनी आर्थिक प्रगति की है। दूसरा उद्देश्य यह हो सकता है किसी देश के लोगों के जीवन स्तर का ज्ञान करना। जब हम किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो वहाँ रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, यह राष्ट्रीय आय उन लोगों से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि किसी देश में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार का है और वह जीवन स्तर उठ रहा है या और गिर रहा है। राष्ट्रीय आय की गणना का दूसरा जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है तुलनात्मक अध्ययन करना। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम उसकी तुलना किसी अन्य देश से भी करते हैं। जैसे हम अगर कभी सुनते हैं कि भारत की जीडीपी आगे बढ़ रही है, भारत की जीडीपी ऊंची उठ रही है, किसी अन्य देश की जीडीपी नीचे की तरफ आ रही है, तो यह उन दोनों देशों का तुलनात्मक अध्ययन बताता है और वह हमें इस बात की ओर इंगित करता है कि इस तुलनात्मक अध्ययन से हम दूसरे देशों से अपने आप को किस लेवल पर रखते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आय की गणना का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है करारोपण की नीतियों को तय करना। सरकार आय प्राप्त करने के लिए जनता पर, उद्योगों पर और अन्य उपक्रमों पर टैक्स लगाती है, कर आरोपित करती है। तब यह कर किस प्रकार से लगाए जाएं और धनी वर्ग पर कर का क्या रोल हो या किस प्रकार से इन पर कर आरोपित किए जाएं, यह सब राष्ट्रीय आय की गणना के आकलन के बाद ठीक तरीके से सुनिश्चित हो पाता है। इसका एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है आर्थिक योजनाओं को निर्धारित करने के लिए या आर्थिक योजनाओं को बनाने के लिए इनमें सहायक होना। हम देखते हैं कि कोई भी देश अपने देश को अग्रेसित करने के लिए, विकसित बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन करते हैं। तो जब हम इन योजनाओं का निर्माण करते हैं तो इन योजनाओं को किस प्रकार से तैयार किया जाए, इन योजनाओं पर किस प्रकार से खर्च के ब्यौरे इत्यादि तय किए जाए, यह सब वहाँ की राष्ट्रीय आय के आकलन के आधार पर निर्धारित हो पाता है। इसके अतिरिक्त हमें राष्ट्रीय कल्याण की जानकारी भी प्राप्त होती है।
बच्चों, किसी भी देश का राष्ट्रीय कल्याण वहाँ की राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है, और अगर किसी देश में राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो वह इस बात का परिचायक है कि वहाँ पर राष्ट्रीय कल्याण भी हो रहा है। वहीं अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय कम हो रही है तो वह इस बात का परिचायक है कि वहाँ का राष्ट्रीय कल्याण कम हो रहा है। तो यहाँ इसके कुछ उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम किसी भी देश की, किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। बच्चों, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए हमें सबसे पहले इसकी शब्दावली के कुछ शब्दों को समझना आवश्यक है। इन शब्दों में यहाँ पर हम कुछ शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं। सबसे पहला है इसमें उपभोग वस्तुएं, जिसे हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं उपभोग वस्तुएं जिसे हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। उपभोग वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स, जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर है, जब वस्तुओं का निर्माण होता है तो ये वे वस्तुएं हैं जो अंतिम रूप से किसी भी उपभोक्ता के द्वारा उपभोग में लाई जाएंगी। यानी कि वो वस्तुएं जिसे उपभोक्ता अपनी किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए डायरेक्ट कंज्यूम करता है, ऐसी वस्तुओं को हम उपभोग वस्तुएं कह सकते हैं। जैसे कपड़े या फिर कुछ खाद्य सामग्री या ऐसी वस्तुएं जो मार्केट से कंज्यूमर डायरेक्ट परचेज कर लेता है और जिनको प्राप्त करने का उद्देश्य अंतिम रूप से उपभोग करना होता है। तो पहली वस्तुएं हो जाएंगी उपभोग वस्तुएं। दूसरी है इसमें पूंजीगत वस्तुएं जिसे हम कैपिटल गुड्स कहेंगे। कैपिटल गुड्स में हम उन वस्तुओं को शामिल करेंगे जिनका उद्देश्य कंज्यूम करना नहीं, बल्कि ऐसी वस्तुओं या ऐसी किसी वस्तु का निर्माण करना है जिसकी सहायता से हम उपभोग वस्तुओं का निर्माण कर पाते हैं। इनमें हम मशीनरीज इत्यादि को शामिल करते हैं। ये वो मशीनें हैं, ये वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम अब उपभोग वस्तुओं का निर्माण करेंगे। तो इन्हें हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, बल्कि इनको हम किसी दूसरी वस्तु के निर्माण के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो जब हम इस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ऐसी वस्तुएं कैपिटल गुड्स या फिर पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। इसके बाद तीसरा है अंतिम वस्तुएं जिसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। और फाइनल गुड्स का मतलब क्या होगा? ये वे वस्तुएं हैं जिसका अंतिम रूप से कंजप्शन या फिर उपभोग होगा। जैसे किसी एक उपभोक्ता के द्वारा कार क्रय करके अपने परिवार के कार्यों के लिए उपयोग में लाना। तो अंतिम वस्तुओं में हम वे होंगे जिसका कोई मिडिल मैन नहीं है या फिर जिनको हम किसी और के बाद आगे नहीं बेच रहे हैं और फाइनली इसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम अंतिम वस्तुएं कहेंगे। इसके बाद चौथा है मध्यवर्ती वस्तुओं को हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। मध्यवर्ती वस्तुएं, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर, ये वे वस्तुएं हैं जिनको हम डायरेक्टली या लास्ट में कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये वे वस्तुएं हैं जब एक बार ये निर्माण होकर के आई हैं तो अब इनका प्रयोग किसी अगली वस्तु के निर्माण के लिए किया जाएगा। जैसे एक जंगल से जब लकड़ी प्राप्त होती है तो वो लकड़ी जो हमें प्राप्त हुई है वह अंतिम वस्तु नहीं है, क्योंकि उसको हम उसी रूप में कंज्यूम नहीं करेंगे, बल्कि अब इससे फर्नीचर या अन्य सामग्री तैयार हो पाएगी। जब ये तैयार हो जाएगी तब ये अंतिम वस्तु की श्रेणी में आएगी। इसके पहले इसको हम मध्यवर्ती वस्तुएं मान सकते हैं। तो जब कोई वस्तु अंतिम रूप से उपभोग में ना लाई जाए, उसको किसी अन्य स्थान पर दोबारा निर्माण के लिए ले जाया जाए, ऐसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। अगला है डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर घरेलू सीमाएं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम बार बार प्रयोग में लाते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी जिसे हम बोलते हैं घरेलू सीमा। घरेलू सीमा का मतलब क्या होगा? जब हम किसी एक देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जो उसकी राजनीतिक सीमाएं हैं, उसके अंतर्गत वहाँ पर जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ हो रही हैं, जब हम इनकी चर्चा करते हैं तो उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत मान लेते हैं। इसके अंतर्गत केवल किसी एक कोई देश है या उसकी जितनी राष्ट्रीय राजनीतिक सीमाएं हैं, केवल उसी को हम राष्ट्रीय टेरिटरी या वहाँ की नेशनल टेरिटरी मानेंगे। क्यों? कारण इसका यह है कि इसके अंतर्गत जितने भी आर्थिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है और वहाँ से जो आय प्राप्त हो रही है, उसी को हम राष्ट्रीय आय की आकलन में शामिल करेंगे। यानी घरेलू सीमाओं में उत्पादित होने वाली वस्तुएं, सेवाएं या आय का ही यहाँ पर समावेश किया जाएगा।
इसके उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि हमारे भारत में जितने भी निजी और सार्वजनिक उद्योग संचालित हैं, तो जब वो भारतीय सीमाओं के अंतर्गत हैं, भारतीय राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत हैं, उन्हें हम हमारी घरेलू सीमा या नेशनल टेरिटरी में मानेंगे। और अगर इसका संचालन भारत के बाहर भी अगर कहीं हो रहा है, लेकिन अधिकार अगर भारत के क्षेत्र में है, तो इसे भी हम हमारी नेशनल टेरिटरी के अंतर्गत रखेंगे। इसी प्रकार अगर हमारे किसी भी दूतावास का संचालन किसी अन्य देश में हो रहा है, जैसे भारतीय दूतावास का संचालन अमेरिका या पाकिस्तान में हो, तो वो भारतीय अधिकृत ही है, इसीलिए उसको भी हम हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल करेंगे। लेकिन अगर किसी विदेशी संस्था के द्वारा यहाँ पर किसी उपक्रम की स्थापना की जाए या यहाँ पर किसी अपने दूतावास को स्थापित किया जाए, तो वो हमारे क्योंकि आधिपत्य में नहीं है, जबकि वो यहाँ है, हम उसे अपने घरेलू सीमाओं में शामिल नहीं करेंगे। राष्ट्रीय की गणना में हम दो और शब्दों को बहुत महत्वपूर्ण रूप से जानना चाहेंगे। सबसे पहला है बाजार कीमत। बाजार कीमत जिसे हम मार्केट प्राइस या शॉर्ट में MP यानी मार्केट प्राइस से डिनोट करेंगे। और मार्केट प्राइस के साथ दूसरा है हमारी साधन कीमत। दूसरा साधन कीमत जिसे हम FC या फिर फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे और FC से डिनोट करेंगे। यहाँ पर दोनों कीमत जो हमें दिखाई दे रही है, इसमें से साधन कीमत का तात्पर्य क्या होगा? साधन कीमत का तात्पर्य उत्पादन में जितने भी हमारे साधन प्रयोग में लाए जाते हैं, उन साधनों में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन सभी साधनों को जो रेम्यूनरेशन मिलता है, उसकी कीमत के आधार पर हम क्या चीज़ ज्ञात करते हैं? फैक्टर कॉस्ट। और बाजार कीमत के अंतर्गत इसमें सभी कर और अनुदानों को भी शामिल किया जाता है। तो बाजार कीमत वह कीमत होगी जिसमें जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उसकी कीमत में जो लगने वाले टैक्स हैं, वो सारे टैक्स भी शामिल हैं और अनुदान उसमें से घटा दिए गए हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं GDP एट मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हम सभी को मार्केट प्राइस का तात्पर्य पता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अर्थ क्या होगा? किसी भी राष्ट्र की जो घरेलू सीमाएं हैं, उन घरेलू सीमाओं के अंतर्गत जो भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हुआ है, जब हम इसको उसकी बाजार कीमत पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसको अगर हम एक फॉर्मूले में देखें, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है देश की, सपोज भारत है, तो भारत में जितनी भी वस्तुओं का निर्माण हुआ, वो वस्तुएं किस पर? मार्केट प्राइस पर। और साथ ही साथ में जितनी भी सर्विसेज हैं वो किस पर? वो भी मार्केट प्राइस पर। जब हम इनको मार्केट प्राइस पर लेकर के इनका योग कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? GDP एट मार्केट प्राइस। अभी हमने जो ये GDP कैलकुलेट किया, इस GDP में से अभी डेप्रिसिएशन को हमने हटाया नहीं है। और डेप्रिसिएशन का तात्पर्य क्या होता है? जब हम इन वस्तुओं सेवाओं का निर्माण करते हैं तो मशीनों पर हाथ इत्यादि लगता है, और इस डेप्रिसिएशन को जब हम इसमें से घटा देते हैं, तब हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं NDP एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब आपने जो भी GDP को कैलकुलेट किया है, जो आपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला है गुड्स और सर्विसेज को मार्केट प्राइस पर, इन सबके टोटल में से जब हम किसको माइनस कर दें? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, तो हमें क्या मिलता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बच्चों, यहाँ पर जो अभी हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला, ये एक किसी देश की जो घरेलू सीमाएं हैं उनसे प्राप्त राष्ट्रीय उत्पाद है, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद या फिर राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद कहते हैं। किंतु हमारी राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध इनकम है, जो शुद्ध आय है, उसको भी शामिल किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर जब अपने GDP को पढ़ा, तो GDP के बाद अब हमारे पास आ जाता है GNP, जिसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो हमारे पास GDP हमें मिला है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमें मिला है, अभी हमने इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को शामिल नहीं किया है। तो जब हम इसमें हमारे जो आयात निर्यात हैं उनके शुद्ध मूल्य को शामिल कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? GNP एट मार्केट प्राइस। तो GNP एट मार्केट प्राइस, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? हमारे जो GDP है, हमारे पास जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जब हम इसमें NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
यानी कि जो भी हमारे बाहर से या विदेशों से प्राप्त शुद्ध जो आयात निर्यात का मूल्य है, जब हम इसको इसमें शामिल कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमारे पास जो GNP या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आया है, जब हम इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, GNP में से जब हम केवल डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और यही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है वास्तव में राष्ट्रीय आय कहलाता है। अभी हमने GDP, NDP, GNP और NNP को मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया। जब यही हम फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप ऐसे कहेंगे GDP एट फैक्टर कॉस्ट। इसी प्रकार जब आपने GDP को फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट किया है तो NDP भी किस पर ज्ञात होगा, हमें फैक्टर कॉस्ट पर ज्ञात होगा। और फैक्टर कॉस्ट पर जो आपने GDP निकाला है उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। इसी प्रकार जब हम GNP को भी ज्ञात करेंगे तो इसे भी हम फैक्टर कॉस्ट पर ज्ञात कर सकते हैं, और इस पर से जब हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमें NDP मिलता है किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर, और NNP एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम राष्ट्रीय आय मानते हैं। बच्चों यहाँ पर सकल और घरेलू उत्पाद को ज्ञात करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, तो इन नियमों को हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले जब हमें नेट से ग्रॉस की तरफ आना है और जब हम शुद्ध से सकल उत्पाद ज्ञात करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें से डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं। लेकिन जब हम ग्रॉस से नेट की तरफ यानी कि जब हम सकल से शुद्ध की तरफ जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। इसी प्रकार जब हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम जो हमारी विदेशों से प्राप्त आय है उसको जोड़ देंगे, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये जब जुड़ जाएगा तब डोमेस्टिक से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। और जब हमें नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक की तरफ जाना है तो इसी राशि को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम घटा देंगे। जो भी विदेशों से हमें शुद्ध आय प्राप्त हो रही थी उसको घटाने के बाद हमें राष्ट्रीय उत्पाद से क्या मिल जाएगा, घरेलू उत्पाद मिल जाएगा। इसी प्रकार जब हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट इसको ज्ञात करना चाहते हैं, बाजार कीमत और जो हमारी साधन लागत है, जब इसको ज्ञात करना चाहते हैं तो फैक्टर कॉस्ट से जब हमें मार्केट प्राइस निकालना है, इसमें हमारे पास जो भी कर और अनुदान की राशि है, तो कर में से अनुदान को घटाने के बाद जो हमें शुद्ध कर मिलता है यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जब इसको हम जोड़ देते हैं तो हमें फैक्टर कॉस्ट से कौन सी प्राइस मिल जाती है, मार्केट प्राइस। और जब हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं तब हमें क्या मिल जाता है, फैक्टर कॉस्ट। तो अगर आप ये रूल्स थोड़ा सा बेसिक याद रखेंगे तो आप नेट से डोमेस्टिक और डोमेस्टिक से नेट या फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट और नेशनल से डोमेस्टिक चीज़ों को आसानी से निकाल पाएंगे। बच्चों जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना था कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि जो है वह आय विधि है, दूसरी विधि व्यय विधि है और तीसरी विधि जो है उत्पाद विधि है। तो आइए इसको हम लगातार देख लेते हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं आय विधि पर। आय विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम NDP ज्ञात करेंगे और NDP में हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को सामने रखा है। इनकम मेथड से जब हम कैलकुलेट करते हैं, इनकम मेथड से जब हम राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करते हैं तो हम यहाँ पर NDP एट फैक्टर कॉस्ट के लिए COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर इसको और इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस जो है इसको रखते हैं और बाद में मिक्स्ड इनकम को रखते हैं। सबसे पहले कंपनसेशन है किस चीज़ का, एम्प्लॉयर का। उसमें यानी कि जो भी एक एम्प्लॉयर है वो अपने कर्मचारियों को जो वेजेस सैलरीज वगैरह दे रहा है उन सब चीज़ों को हम इसमें शामिल करते हैं। तो वेजेस सैलरी इन फॉर्म ऑफ कैश एंड गुड्स, दोनों फॉर्म में दी जा सकती है, वस्तुओं और रोकड़ या फिर कैश के फॉर्म में। इसके अलावा इनके जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है उसको हम इसमें शामिल करते हैं और जो रिटायरमेंट पेंशन है इसको हम कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर में रखते हैं। दूसरा, इसमें हम ऑपरेटिंग सरप्लस में जिन चीज़ों को ऑपरेट करके कुछ हमें सरप्लस प्राप्त होता है उनको भी हम आय विधि के अंतर्गत OS या ऑपरेटिंग सरप्लस की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ये सब चीज़ें शामिल हैं और प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड आदि के फॉर्म में हमें प्राप्त हो सकता है। तीसरी चीज़ जो हम मिक्स्ड इनकम है, मिक्स्ड इनकम में जो स्वरोजगार से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें जो आय प्राप्त होती है उस आय को भी हम यहाँ पर इसमें शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो इस फॉर्मूले से हमने ज्ञात किया वो हमें क्या मिला, NDP एट फैक्टर कॉस्ट।
ये जो हमें एनडीपी मिला है ये तो डोमेस्टिक है, घरेलू सीमाओं के अंतर्गत है, यानी कि हमारे पास शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। जब हमें इससे एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एनडीपी था, इस एनडीपी में हमारे पास जो नेशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकम है उसको हम क्या कर देंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसका मतलब जो आपके पास घरेलू उत्पाद थे, मैंने जैसा कि अभी आपको एक फॉर्मूले के थ्रू बताया था कि जब हमें डोमेस्टिक से नेट की तरफ आना है, नेशनल की तरफ आना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तब हमें क्या मिलेगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि राष्ट्रीय आय कहलाएगा। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की दूसरी विधि है उत्पादन विधि, जिसे हम मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं, या वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, या प्रोडक्ट मेथड कहेंगे। इसके अंतर्गत जब हम जीडीपी को ज्ञात करेंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसे हम तीनों सेक्टर की जो हमारे पास प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इन सब चीज़ों को शामिल करते हुए इसे हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इसमें वह प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें हम कृषि कार्यों को शामिल करते हैं, उससे प्राप्त उत्पादों को शामिल करते हैं। दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हम उद्योगों से प्राप्त सभी वस्तु सेवाओं को शामिल करेंगे। और तीसरा है टेरिटरी सेक्टर, जिसमें हम सेवा क्षेत्र से प्राप्त सभी आय को यहाँ पर शामिल करेंगे। जब हम तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन जब हमें एनएनपी ज्ञात करना है, इसे हम मार्केट प्राइस या फिर फैक्टर कॉस्ट दोनों पर ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें जो जीडीपी मार्केट प्राइस पर मिला है, इसमें इसे हम डेप्रिसिएशन को माइनस करें और जो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको जोड़कर जो हमारे पास नेट टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, उनको भी जब हम घटा देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो कि राष्ट्रीय आय मानी जाती है। राष्ट्रीय आय को गणना करने की अंतिम विधि है व्यय विधि। व्यय विधि के अंतर्गत हम 4 क्षेत्रों को शामिल करते हैं। पहला उपभोक्ता क्षेत्र है, जैसा कि हम पहले भी पिछले अध्याय में देख चुके हैं ऐसे। तो पहला उपभोक्ता क्षेत्र है, दूसरा हम सरकारी क्षेत्र को शामिल करते हैं, तीसरा विनियोग, और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि बाकी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो व्यय विधि के अंतर्गत जब हमें जीडीपी याद करना है, सबसे पहले उपभोग क्षेत्र से जो भी हमारे पास व्यय है उसको हम शामिल करेंगे, फिर गवर्नमेंट के व्यय, इन्वेस्टमेंट, इनको शामिल किया, और हमारे पास जो शुद्ध विदेशी आय है, एक्सपोर्ट माइनस जो हमारे पास इंपोर्ट्स हैं, उसको घटाने के बाद जो आय आएगी इसको हम जोड़ देंगे, तो हमें मिलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और इसमें से पूर्व की तरह हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको जोड़ देंगे, और जो हमारे टैक्स हैं उन टैक्सेस को माइनस करेंगे। तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, NNP एट मार्केट प्राइस, और व्यय विधि से इसको आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने राष्ट्रीय आय को तीनों विधियों से ज्ञात किया। मुझे आशा है आज आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।